हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर को देख रहे थे, जिसमें कि आज देखने वाले हैं पार्ट 7। इससे पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक हो चुका है, आज है पार्ट 7 और इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न आंसर है उसको देखने वाले हैं। ये सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर प्रश्न की। जैसा कि प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या गया है इसको देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा है कि किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। प्रश्न है कि किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में पूछा क्या गया इसको देखते हैं। प्रश्न है ये, प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। ये पूछा गया था कि इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो कितने? 208 प्रतिनिधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा रहा ये। अब इस प्रश्न में पूछा क्या गया है इसको देखते हैं। प्रश्न है ये, प्रश्न पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया वो बताना है। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ठीक है, मुस्लिम लीग जो था मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा रहा ये। अगला प्रश्न है ये, प्रश्न पूछा गया है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा यहाँ ये। प्रश्न में पूछा क्या गया है देखते हैं। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है। पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है। तो वो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा ये। इस प्रश्न में क्या पूछा गया उसको देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है। पूछा गया कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है। तो वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, किस भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। हमारा प्रश्न रहा ये। इस प्रश्न में पूछा गया है क्या देखते हैं। प्रश्न है कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, कम से कम। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा ये। इस प्रश्न में पूछा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति द्वारा होता है उसके बारे में बताना है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व और या एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है ये। इस प्रश्न में क्या पूछा गया उसको देखते हैं। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है। तो निर्वाचन आयोग संचालित करता है। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव निर्वाचन आयोग संचालित करता है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा क्या गया इसको देखते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कितने वर्षों के लिए होता है, तो वो 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न हमारा रहिए, इस प्रश्न में पूछा क्या गया देखते हैं। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। प्रश्न है कि राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। ठीक है, संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया सकता है, किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। ठीक है, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो अभी तो मैंने बताया ये थोड़ा सा एरर हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। तो ये रिपीट हो गया, इसका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। तो ये चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद की प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न रहा हमारा ये, देखते हैं इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। चलिए इस प्रश्न में पूछा क्या गया उसको देखते हैं। प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो अनुच्छेद कौन सा है, वो अनुच्छेद 60 है। अनुच्छेद 60, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को। किसे, उपराष्ट्रपति को। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसे देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, चलिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है इसको देखते हैं। प्रश्न है ये, प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया है। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे, तो बिहार से थे, बिहार राज्य के थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई। पूछा गया कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु, उनका जो कार्यकाल होता है ना 5 साल का, कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई। तो वो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्ति नहीं करता। भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्ति नहीं करता। पूछा गया कि भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्ति नहीं करता, तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है, तो वो राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है वित्त बिल के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा क्या गया उसको देखते हैं जरा। ठीक है, प्रश्न है ये, प्रश्न है कि लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है।
लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 14 सदस्य ही मनोनीत कर सकता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद सलाह देता है। भारत के राष्ट्रपति कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ये, प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति था, ठीक है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा। ठीक है, इसमें पूछा गया कि कौन सा व्यक्ति जो था वो कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा। उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, एम हिदायतुल्लाह था। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न पूछा गया है कि किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। कौन सा विधेयक है जिसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो उस विधेयक का नाम है धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न पूछा गया है कि युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर, ठीक है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? कौन उसे क्षमादान देगा दोषी पाने पे? तो ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ही देंगे क्षमादान। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न में पूछा गया है, देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किस मामलों में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम, ठीक है, भारतीय डाकघर अधिनियम मामलों में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तो वैसी स्थिति में कार्यभार जो देखेगा वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ये, प्रश्न में पूछा गया है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। पूछा गया कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो विधायी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, ये है प्रश्न हमारा, प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ठीक है, कौन से व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ऐसे राष्ट्रपति यहाँ लिखा हुआ है, इसको व्यक्ति भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कौन से व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला नंबर प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो वो अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, किसे है? राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था। ठीक है, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव कैसे हुआ, तो संविधान सभा द्वारा हुआ था। कैसे हुआ था, संविधान सभा द्वारा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है, तो 3 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज इसका कौन सा पार्ट किया था बताइए, तो पार्ट 7 हम लोगों ने किया था आज। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोगों ने पार्ट 7 किया। इसी प्रकार से पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10 इस तरह से आते रहेंगे, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और वैसे ही प्रश्नों का मैं संग्रह लाता हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।